हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी पाठशाला को, तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के डेली लेक्चर्स के लिए। तो चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं हम। सबसे पहले अपना कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया था कल, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत को यहाँ पर 168वां स्थान मिला है। आगे हम इसी प्रश्न को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए हमारा, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत को यहाँ पर 168वां स्थान मिला है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं डिटेल्स। तो यहाँ पर देख लो, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की हम बात कर रहे हैं। द्विवार्षिक रूप से जारी होने वाला यह सूचकांक यानी 2 वर्षों में एक बार जारी होता है। यानी अभी 2020 में जारी हुआ है, तो अगला बार कब जारी होगा, ये 2022 में जारी होगा। तो द्विवार्षिक रिपोर्ट है ये, याद रखना। कुल कितने देशों की रैंकिंग की गई है। तो यहाँ पर 180 देशों की रैंकिंग की गई है, जिसमें से भारत को जो है 168वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, 168वां स्थान मिला है इस बार। और इससे पहले जो 2 वर्ष पहले जब ये सूचकांक जारी किया गया था 2018 में, तब भारत का जो स्थान था 177वां स्थान था, याद रखना। इस साल पहले स्थान पर है डेनमार्क और दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग। पता होना चाहिए आपको। लग्जमबर्ग काफी न्यूज में था, क्यों? क्योंकि इसने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल फ्री कर दिया है, इसलिए लग्जमबर्ग काफी ज्यादा न्यूज में था। डेनमार्क की अगर हम बात करें तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, याद रखना आप। येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल है ये। और जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, यह विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन विभिन्न प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर करता है। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एशियाई शेर की आबादी में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो एशियाटिक लायंस जो है उनका प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की भी वृद्धि हो गई है। तो अभी 29% की वृद्धि हुई है, याद रखना है एशियाटिक लायन की। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, गुजरात के गिर वन इलाके में एशियाई शेर की आबादी में लगभग 29% की वृद्धि हुई है। 2015 में हुई आखिरी गिनती के समय गिर के जंगलों में शेर की संख्या कितनी थी, 523 थी, और वही अब कितनी हो गई है, 674 हो गई है। तो पहले जब 2015 में इसका जो सेंसस निकाला गया था, तब 523 यहाँ पे संख्या थी शेरों की, और अब हो गई कितनी, 674। शेरों की आबादी की गिनती जो है गुजरात राज्य के वन विभाग द्वारा हर 5 साल पर की जाती है, यानी हर 5 साल में एक बार इसकी सेंसस निकाली जाती है। एशियाई शेर की अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियोपर्सिका, याद रखना। और एशियाई शेर को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में रखा गया है। और प्रथम शेर जनगणना जो है 1936 में जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब द्वारा कराई गई थी। और एशियाटिक लायंस के बारे में एक और बात आप ध्यान से सुनो। एशियाटिक लायन जो है विश्व में सिर्फ भारत में पाया जाता है, और भारत के सिर्फ गुजरात राज्य में पाया जाता है। और गुजरात जो राज्य है इसके सिर्फ गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, आपको याद रखना है। विश्व के सिर्फ भारत में एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। और भारत की अगर बात करें तो भारत में सिर्फ गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। और गुजरात राज्य में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है या गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो क्षेत्र है, सिर्फ वहीं पर जो है हमारे एशियाई शेर पाए जाते हैं, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, इसमें आपसे पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है वो पूछा जा रहा है। तो पहले स्थान पर है अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, याद रखना। दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है यूके की ये 5वें स्थान पर है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो डिटेल्स। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की हम बात करें 2021 की, तो हर साल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कौन करता है। तो क्वैकक्वेली साइमंड्स के द्वारा ये किया जाता है जारी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है क्यूएस, याद रखना। एंड इस साल कितने यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की गई है। तो लगभग यहाँ पे 1000 यूनिवर्सिटीज जो है लिस्ट जारी की गई है। एंड यहाँ पर पहला स्थान हासिल किया अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, और लगातार 9वें साल पहले स्थान पर है, याद रखना। यानी लगातार 9 साल से पहले स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर है अमेरिका का स्टैनफोर्ड, तीसरे स्थान पर है हार्वर्ड, और चौथे स्थान पर है कैलिफोर्निया। यानी टॉप 4 यूनिवर्सिटी जो है ये सारे अमेरिका के हैं,
और 5वें पर है यूके का ऑक्सफोर्ड, याद रखना। अगर हम भारत में बात करें तो भारतीय संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर है। ये सिर्फ मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में अगर हम बात करेंगे तो आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पर है। अगर आईआईटी बॉम्बे का स्थान अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व में ये 172वें स्थान पर है, पता होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस भारतीय वेट लिफ्टर को डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया है? तो डोपिंग का मामला इन पर था, तो उन्हीं के आरोप से इन्हें मुक्त किया गया है। तो इनका नाम है संजीता चानू, याद रखना, और एक वेट लिफ्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने भारतीय वेट लिफ्टर संजीता चानू के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया है। अगर बात करें इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, उसने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला किया है और वाडा ने नमूने के आधार पर संजीता के खिलाफ मामला को समाप्त किए जाने की सिफारिश की थी। संजीता चानू जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी हैं एंड इन्होंने साल 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में और 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो था, जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, याद रखिएगा। अगर हम बात करें इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की, तो इसका स्थापना हुआ था 1905 में और इसका मुख्यालय है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। अगर हम बात करें वाडा की यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की, तो इसका स्थापना हुआ था 1999 में और इसका मुख्यालय है कनाडा के क्यूबेक में। तो दोनों चीज को आप याद रखना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में महासागरों के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, जितने भी महासागर है हमारे, उसमें से सबसे गहरा बिंदु जो है वहां तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है कैथी सुलिवन, याद रखना, कैथी सुलिवन इनका नाम है। और क्रिस्टीना कोच आपको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस जो हमारा स्टेशन है वहां पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक समय बिताने वाली महिला बनी है क्रिस्टीना कोच, पता होना चाहिए आपको। और स्वेतलाना स्विट्स्काया जो है ये पहली महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में चहल कदमी की थी, याद रखना, यानी पहली बार इन्होंने स्पेस वॉक किया था और ये यूएसएसआर के थी। अगर आपसे कोई पूछे कि पहली महिला कौन है जिन्होंने स्पेस वॉक किया था, तो इनका नाम है स्वेतलाना स्विट्स्काया, याद रखना। अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि महासागरों के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहला महिला कौन है, तो है कैथी सुलिवन। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सबसे लंबे समय तक बिताने वाली पहली महिला कौन है, तो इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। और यूरी गैगरिन का नाम आपने सुना ही होगा, यूरी गैगरिन जो है पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। तो आगे हम चलिए डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अमेरिका की पहली महिला स्पेस वॉकर कैथी सुलिवान पृथ्वी के सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप, जो कि लगभग 35,853 फीट नीचे है, वहां तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो आपको एक और बात याद रखना है, जो कैथी सुलिवान है ये अमेरिका की पहली महिला स्पेस वॉकर भी हैं और पृथ्वी के सबसे डीपेस्ट पॉइंट जिसे चैलेंजर डीप बोलते हैं वहां तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। और ऐसा करने वाली ये दुनिया की 8वीं व्यक्ति बनी है और पहली महिला बनी है, याद रखना। डॉक्टर कैथी सुलिवान जो है दुनिया की पहली ऐसी इंसान है जिन्होंने स्पेस की ऊंचाइयों को भी चूमा है और समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट को भी नापा है। यानी कहने का मतलब है कि स्पेस में ये जब गई थी, जहां पर इन्होंने स्पेस वॉक किया था, वहां तक पहुंचने वाली और चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली विश्व की प्रथम व्यक्ति है, याद रखना। और ब्रिटिश शिप जो है HMS चैलेंजर, इसने 1872 से लेकर 1876 के बीच चैलेंजर डीप की खोज की थी, इसलिए इसका नाम चैलेंजर डीप है। चैलेंजर नाम का एक शिप था जिसने चैलेंजर डीप की खोज की थी, इसलिए क्या नाम है इसका, चैलेंजर डीप इसका नाम है, याद रखना। मरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर की सतह से 35,853 फीट नीचे है। यदि अगर हम तुलना करें माउंट एवरेस्ट से, तो माउंट एवरेस्ट जो है समुद्री स्तर से लगभग 8,848 मीटर ऊपर है और इसकी अभी ऊंचाई लगभग जो है 8,850 मीटर हो गई है। तो समुद्री स्तर से अगर हम देखें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, मान लो समुद्र स्तर है ये, अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखें तो ये कितना है, 8,848 मीटर ऊपर। और अगर हम बात करें मरियाना ट्रेंच की समुद्री सतह की, तो ये जो है ये 10,916 मीटर नीचे है। और जो माउंट एवरेस्ट की अगर हम तुलना में बात करें तो 2,068 मीटर ज़्यादा गहरा है ये। अगर हम माउंट एवरेस्ट और चैलेंजर डीप दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो माउंट एवरेस्ट जो है 2,068 मीटर तक ज़्यादा गहरा है चैलेंजर डीप, याद रखना। आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लो, ये है फिलीपींस देश और यहाँ पर गुआम आइलैंड है। यहाँ पर है मरियाना ट्रेंच यानी मरियाना खड्ड, और खड्ड में ही एक चैलेंजर डीप यहाँ पर है। इसके यहाँ पर अगर आप साउथ में देखोगे मरियाना ट्रेंच के, यहाँ पर है चैलेंजर डीप, याद रखना। इसमें देखो
यहाँ पे क्लियर आपको समझ आएगा। ये देखो, ये मरियाना ट्रेंच यानी मरियाना खड्ड, और इसी में एक सबसे गहरा जो बिंदु है ये है चैलेंजर डीप, यहाँ पर देख लो। और यहाँ पे देख लो एक सिरेना डीप भी है, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, और एक प्रशांत महासागर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चैलेंजर डीप जो है कौन से महासागर में, तो कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रूनेट मशीनों का कमीशन किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, पता होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं, यहाँ पर ट्रूनेट मशीनों के लगने पर इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट मात्र 40 मिनटों में मिल जाएगी। यह मशीन बैटरी से चलती है और कम से कम समय में जांच की रिपोर्ट देने में सक्षम है। इससे पहले कोविड जांच रिपोर्ट आने में लगभग 24 से 48 घंटे का समय लगता था, और अब कितना लगेगा, 40 मिनट लगेगा, जिसके चलते इमरजेंसी में इलाज कराने वाले मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और अभी जो है दिक्कत जो है अभी कम हो जाएगी, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है 40 मिनटों में मिल जाएगी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मर्सर के 2020 के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे जो है मर्सर का, उसके द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है प्रवासियों के लिए। तो भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई, याद रखना। यहाँ पर मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, विश्व की अगर बात करें तो विश्व में नंबर 1 पर है हांगकांग। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो, मर्सर के वर्ष 2020 रहन सहन की लागत सर्वे, या जिसे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे भी बोलते हैं, उसके अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई जो है विश्व में 60वां स्थान पर है, याद रखना, यानी 60वां सबसे महंगा शहर है। एशिया में 19वें स्थान पर है। तो देखो, अगर हम मुंबई की विश्व में बात करें तो 60वां सबसे महंगा शहर है, एशिया में बात करें तो 19वां सबसे महंगा शहर है। अगर हम सिर्फ भारत में बात करें तो मुंबई जो है सबसे महंगा शहर है। सर्वे के अनुसार भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर है, याद रखना, यहाँ पे सिर्फ भारत की बात हो रही है। इसके बाद नई दिल्ली जो है नंबर 2 पे है भारत में और विश्व में 101वें स्थान पर। चेन्नई नंबर 3रे स्थान पर है भारत में और विश्व में 143वें स्थान पर, याद रखना। और कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग जो है विश्व का सबसे महंगा शहर है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान का अशकाबाद जो है ये 2रे स्थान पर है, जापान का टोक्यो 3रे स्थान पर है और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर जो है ये 4थे स्थान पर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजिजा का निधन हो गया है, तो इनका नाम है पियरे नकुरुंजिजा, जो कि राष्ट्रपति थे बुरुंडी के, याद रखना। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये 15 साल से राष्ट्रपति थे बुरुंडी के, आपको पता होना चाहिए। बुरुंडी की बात हो रही है तो बुरुंडी की राजधानी है, पता होना चाहिए आपको, बुरुंडी की राजधानी है गीटेगा, याद रखना। बुरुंडी की राजधानी क्या है, गीटेगा। एक अफ्रीकी देश है। यहाँ पर देख लो, मैंने अफ्रीका का मैप लगाया है। यहाँ पे देखो, ये साउथ सूडान, यहाँ पर युगांडा है, ये केन्या, यहाँ पे तंजानिया है, और यहाँ पे देखो ये छोटा सा देश बुरुंडी, और इसके ऊपर जो छोटा सा देश है रवांडा, याद रखना। आगे देखते हैं, तो आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल के प्रश्नों का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रतिवर्ष 9 जून को विश्व प्रत्यार्पण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ कश्मीरी वकील जावेद इकबाल वानी को जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात जो है शीर्ष पर रहा है, 2रे स्थान पर तमिलनाडु है, 3रे स्थान पर है महाराष्ट्र, याद रखना। उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध कवि, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं, जरूर याद रखना। न्यूजीलैंड जो है कोरोना मुक्त घोषित हो गया है, पता होना चाहिए आपको। ओडिशा सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है और यूएई जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या अरब देशों में पहला देश होगा जो मंगल ग्रह के लिए 15 जुलाई को मिशन लॉन्च करेगा, तो इसे भी आप याद रखना। तो आज मैंने 12 जून के करंट अफेयर्स को कवर किया और कल के प्रश्नों को भी आपको रिवाइज करा दिया। अब आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। और प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, देश का दूसरा स्पेस पोर्ट तूतीकोरिन में बनाया जा रहा है, यह किस राज्य में स्थित है, तो तूतीकोरिन बताना है आपको कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस राज्य से मेघालय की सीमा लगती है, तो ऑप्शन है आपके असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देना और इसका सही उत्तर आपको मैं कल बताऊंगा। तो आज का हमारे करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और आपको पता होगा कल मैंने जनवरी का एक सीरीज स्टार्ट किया जहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं पिछले 6 महीने के प्रश्नों का। तो आप ये मुझे बता दो कि मैं जनवरी का जो रिवीजन वीडियो है यानी रिवीजन प्रश्न, उसको मैं इसी वीडियो में कवर करूँ या अलग से वीडियो लाऊँ उसके लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आप करंट अफेयर्स के अलग वीडियो चाहते हैं
और रिवीजन की वीडियो अलग चाहते हैं, जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगर आप करंट अफेयर्स की वीडियो सेपरेट अलग चाहते हैं और रिवीजन वीडियो अलग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिख कर बताइए। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए स्टडी पाठशाला को, काफ़ी अच्छे से वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं और आपके एग्जाम्स के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।